बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQ नंबर 70 फ्यूमिगेशन हम H1N1 स्ट्रेन के लिए करते हैं, जो इन्फ्लुएंजा का एक स्ट्रेन होता है, उसके लिए हम फ्यूमिगेशन करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो प्यूपरल सेप्सिस की होती है वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, सेकंड पे इकोलाई होता है और लास्ट में बैक्टीरियोइडीज होता है। गैब इसका निमोनिक है। सबसे ज़्यादा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई प्यूपरल सेप्सिस कराता है, सेकंड पे इकोलाई और लास्ट पे बैक्टीरियोइडीज़। अब एक HIV पॉजिटिव पेशेंट था और उसमें हमें उसको साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन है, मतलब उसको मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया, नेक स्टिफनेस है, बुखार भी हुआ है और हमें हॉलो अराउंड द ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है। जो हॉलो में नज़र आता है ऑर्गेनिज्म के अराउंड, वो हमें क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस के अंदर नज़र आता है। और HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर जो मेनिंजाइटिस होता है वो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस ही कराती है। जो टेटनस टॉक्सिन होता है वो एक इनएक्टिवेटेड टॉक्साइड होता है। टेटनस को जो हम वैक्सीन के तौर पे यूज़ करते हैं वो इनएक्टिवेटेड टॉक्साइड होता है। 74 MCQ में दिया हुआ है कि एक पेशेंट था, एक बच्चा था, उसको फीवर है, कफ है और साथ उसके अपर लोब की कंसोलिडेशन हुई हुई है और उसको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हुआ हुआ है और ETT हम उसे पास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको लेरिंगोट्रेकोब्रोंकाइटिस है। तो जो लेरिंगोट्रेकोब्रोंकाइटिस होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो बेसिकली पैरा इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे पैरा इन्फ्लुएंजा का ऑप्शन नहीं दिया, तो फिर हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को सिलेक्ट करेंगे। 75 MCQ 64 ईयर ओल्ड मेल था जो कि डिसेबल्ड है और वो सिर्फ व्हील चेयर पर रहता है। उसको बुखार डेवलप हो गया और साथ उसको इंस्पिरेटरी रेल्स हैं बायलैटरली, तो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होंगे। एक तो ये डिसेबल्ड है, ज़्यादातर जो हमारे पास डिसेबल्ड या फिर हैंडीकैप्ड होते हैं लोग, अगर उनको फीवर हो जाए और हमें बायलैटरल इंस्पिरेटरी रेल्स मिले तो इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन हुई है, इन्फ्लुएंजा वायरस ने उनको इन्फेक्ट किया है। जो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम डाइफिसाइल की वजह से होता है। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के अंदर आपकी एक सूडोमेम्ब्रेन, एक वाइटिश ग्रेश मेम्ब्रेन बन जाती है आपकी कॉलन के अंदर। गोनोकोकस की डायग्नोसिस के लिए हम ग्राम स्टेनिंग कराते हैं। नेज़रिया गोनोरिया की डायग्नोसिस के लिए हम ग्राम स्टेनिंग कराते हैं। इजीली हमें डायग्नोसिस हो जाती है ग्राम स्टेनिंग से नेज़रिया गोनोरिया की या गोनोकोकस की। एप्सिस के अंदर जो पस होती है ना, पस जो बेसिकली होती है वो उसमें न्यूट्रोफिल्स काउंट ज़्यादा होता है या न्यूट्रोफिल्स होते हैं। पायोजेनिक लंग एप्सिस जो होती है वो स्टाफ ऑरिस की वजह से होती है। चाहे वो लंग एप्सिस, कहीं पे भी एप्सिस की बात होगी तो वो स्टाफ ऑरिस की वजह से होती है। अब एक 25 ईयर ओल्ड फीमेल थी, न्यूली मैरिड थी, एमरजेंसी के अंदर आई है और उसको बर्निंग मैक्चुरेशन है, सुप्राप्यूबिक पेन हो रहा है, उसका WBC काउंट भी ज़्यादा है, मतलब उसको सारे UTI के साइंस आ रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी? इकोलाई। जो मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व होता है ना ऑर्गेनिज्म वो इकोलाई होता है, लेकिन अगर तो इकोलाई का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर सेक्शुअली एक्टिव वुमेन्स के अंदर स्टाफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस जो होता है वो UTI कराता है। 81 MCQ में दिया हुआ है कि जो बेस्ट डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट होता है जो हम ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलिटिकस के लिए कराते हैं वो ब्लड कल्चर होता है। तो जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स होता है, के लिए इनिशियली जो होता है वो ASO टाइटर ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्ट्रेप्टोलाइजिन ओवरटॉक्सिन होता है उसको प्रोड्यूस करता है। और जो बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो आपने थ्रॉट कल्चर कराना होता है क्योंकि फेरेंजाइटिस कराता है और सेकेंड पे हम ब्लड कल्चर कराते हैं। और ये जो है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस भी कराता है और साथ ये रिमेटिक फीवर भी कराता है जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलिटिकस होता है। इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल नहीं होती उसमें क्लाइमेडिया आता है और माइकोप्लाज्मा आता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, क्लाइमेडिया और यूरियोप्लाज्मा की भी सेल वॉल नहीं होती है, तो क्लाइमेडिया की भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, और क्लाइमेडिया की भी जो होती है वो सेल वॉल नहीं, इंट्रासेलुलर होता है क्लाइमेडिया भी, और माइकोप्लाज्मा की भी सेल वॉल नहीं होती। तो जिसकी सेल वॉल नहीं होती है वो आपका माइकोप्लाज्मा होता है। उसके बाद एक पेशेंट था इन्फेक्टेड हुआ है रैट की फ्लीस के साथ और उसको मल्टीपल लिम्फेडिनोपैथी डेवलप हो गई है, साथ बुखार हो गया है, ठंड लग रही है और एपिडेमिक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो इवेंचुअली उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म था तो क्या होगा? यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रैट फ्लीस के अंदर होता है और ये ग्राम नेगेटिव रॉड है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव है और रॉड है, ग्राम नेगेटिव रॉड होता है, रैट फ्लीस के अंदर होता है। इसकी वजह से आपको लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, फीवर होता है, चिल्स होंगे और पेशेंट की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। 84 MCQ में ग्राम पॉजिटिव कोकाई चेन की फॉर्म में जो आपके ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई चेन की फॉर्म के अंदर है लेकिन इसको हम कल्चर नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी टेक्निक का यूज़ करेंगे, हम सीरोलॉजी को यूज़ करेंगे अगर तो हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई को कल्चर नहीं कर पा रहे हैं जो कि चेन की फॉर्म में होता है। जो विरुलेंस होती है ना स्टैफिलोकोकस ऑरियस स्टेन की, वो कॉगलेज पॉजिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। जो स्टैफिलोकोकस ऑरियस होता है ना वो कॉगलेज पॉजिटिव होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्टैफ ऑरियस होता है वो कॉगलेज पॉजिटिव होता है। कोकस ऑरियस होता है ना वो कॉगलेज पॉजिटिव होता है और जो स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस होता है ना वो कॉगलेज नेगेटिव होता है। लेकिन स्टैफिलोकोकस एपिडेमिस कैटेलिस पॉजिटिव होता है। कैटेलिस पॉजिटिव तो दोनों हैं, दोनों स्टैफिलोकोकाई कैटेलिस पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो स्टैफ ऑरियस होता है
है ना वो कॉगलेज पॉजिटिव होता है, लेकिन स्टैफ एपिडर्मिस जो होता है वो कॉगलेज नेगेटिव होता है। एक पेशेंट था 86 ईयर ओल्ड है, उसको प्रोलॉन्ग डायरिया था और उसकी ईसोफेजो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी हुई है और उसके ऊपर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर क्रीसेंट शेप प्रोटोजोआ नज़र आ रहा है जो कि एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर के साथ एडजेसेंट है। तो जो क्रीसेंट शेप ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आता है जो एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर के साथ एडजस्ट होगा वो जार्डियल लैम्बलिया होता है। जार्डियसिस उसको बेसिकली है। 87 MCQ में दिया हुआ है कि एक पेशेंट था, उसको बुखार हुआ है, उसको खांसी हो रही है और एक्सरे के ऊपर हमें ग्राम पॉजिटिव कैटलेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। जो कैटलेज नेगेटिव होता है ना वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो होता है वो कैटलेज नेगेटिव होता है और ग्राम पॉजिटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव होता है लेकिन कैटलेज नेगेटिव होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कैटलेज नेगेटिव होता है। अब जो स्टैफिलोकोकस थे ना वो कैटलेज पॉजिटिव थे, जो स्ट्रेप्टोकोकस हैं वो कैटलेज नेगेटिव हैं। अब एक 88 में दिया हुआ है कि एक फीमेल पेशेंट थी, उसकी फ्रिक्वेंसी अर्जेंसी ज़्यादा हो गई है यूरिन की और यूटीआई डायग्नोज हुआ है। अब यूटीआई डायग्नोज होने पे हमें ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड्स मिल रहे हैं जो यूरियस पॉजिटिव हैं और लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग है मैकनीज एगर के ऊपर। तो जो प्रोटीज मिराबैलिस होता है ना ये एक तो लैक्टोज का फर्मेंट नहीं करता है, दूसरा ये मोटाइल रॉड होता है, इसकी स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है और ये ग्राम नेगेटिव रॉड होता है और यूरियस पॉजिटिव होता है। और जो हमने पढ़ा था कि जो इकोलाई होता है ना वो यूरियस नेगेटिव होता है। उसके बाद 89 में दिया हुआ है कि फाउल स्मेलिंग और पियर शेप ट्रोफोसाइट्स हमें नज़र आ रहे हैं। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज था पेशेंट को और पियर शेप के ट्रोफोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज के साथ अगर पियर शेप के ट्रोफोसाइट्स नज़र आएँ और विजाइना के ऊपर विजाइना जो उसका वो रेडिश हुआ हुआ है, सर्विक्स जो है ना वो रेडिश हुआ हुआ है, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स हुआ हुआ है, एरिथेमेटस है, तो ये ट्राइकोमोनास विजिनालिस हो गए। जो ट्राइकोमोनास विजिनालिस होता है ना उसके जो ट्रोफोसाइट्स होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं। ठीक है, ट्राइकोमोनास विजिनालिस के जो ट्रोफोसाइट्स होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं, तो पियर शेप्ड ट्रोफोसाइट सिर्फ और सिर्फ ट्राइकोमोनास के होंगे। सेल्स जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट होंगे। बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। 91 MCQ आगे दिया हुआ है जिसमें क्या था कि 1918 के अंदर जो इन्फ्लुएंजा का पेंडेमिक हुआ था ये वर्स्ट पेंडेमिक था और उसने बहुत सारे लोगों को किल कर दिया था। ये लीथल क्यों था? ये लीथल इसलिए था क्योंकि उसके अंदर एंटीजेनिक शिफ्ट हो गई थी ड्यू टू एनिमल प्रोटीन्स की वजह से। एनिमल प्रोटीन्स होने की वजह से एंटीजेनिक शिफ्ट हो गई थी जिसकी वजह से जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जो पेंडेमिक था 1918 के अंदर वो बहुत ज़्यादा लीथल था। 92 में दिया हुआ है कि एक पेशेंट है उसको डीप नेक की इन्फेक्शन हुई हुई है, तो लाइकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं मिक्स्ड एरोब्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर डीप नेक के इन्फेक्शंस के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिक्स्ड एरोब्स होते हैं। 93 में दिया हुआ है कि एक 12 ईयर ओल्ड अफगानिस्तान से एक बच्चा आया है, उसके राइट साइड पे नाइट स्वेट्स भी हैं, बुखार भी है उसको और नेक के ऊपर एक डिस्चार्जिंग साइनस नज़र आ रहा है। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हुई हुई है लेकिन वो सिंपल आपने ब्लड कल्चर कराया तो उसके ऊपर भी कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो कंफर्मेटरी टेस्ट होगा लिम्फ नोड की हम बायोप्सी कराएंगे। लिम्फ नोड की बायोप्सी से हमें कंफर्मेशन हो जाएगी, तो कंफर्मेटरी टेस्ट इस लिम्फ नोड रिस्पांसिबल होते हैं। जो ट्राइकोमोनास की इन्फेक्शन होती है ना वो हम बेसिकली वेट स्मेयर कराते हैं विजाइना की सिक्रीशन का। बैक्टीरिया की सेल वॉल होता है ट्राइकोमोनास की इन्फेक्शन के अंदर जो क्लाइमेडिया की स्पीशीज ब्लाइंडनेस करती है वो ए से लेके सी तक सीरोटाइप्स होती हैं जो कि ब्लाइंडनेस कराती हैं, जिसको हम ग्लोबल ब्लाइंडनेस भी कहते हैं और आइस को ट्राइकोमा बना देती हैं आइस के अंदर। जो डी से लेके के तक की टाइप होती है वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है, यूरिथ्राइटिस कराती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कराती है, इवन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कराती है, बच्चों के अंदर नमूनिया कराती है और साथ इसमें एसिनोफीलिया हो जाता है और नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस भी कराती है। जो L1 से लेके L3 टाइप होती है वो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम कराती है। 96 MCQ में दिया हुआ एक पेशेंट था, उसको फीवर है, सर में दर्द है, मसल एक हो रहा है, रैश डेवलप हो गया और रिकेट्सिया की इन्फेक्शन है। जो टारगेट टिश्यू होते हैं रिकेट्सिया की इन्फेक्शन के लिए वो एंडोथीलियम होता है। रिकेट्सिया हमारे एंडोथीलियल सेल्स ऑफ द वेसल्स को इन्फेक्ट करता है और ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है एंडोथीलियल सेल्स के ही साइटोप्लाज्म के अंदर। एंडोथीलियल सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेट करेगा, ग्रो करेगा और एंडोथीलियम को इन्फेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम को इन्फेक्ट करता है रिकेट्सिया। अब एक बच्चा था 97 के अंदर दिया हुआ है कि बच्चा है उसको पेट में दर्द हो रहा है और उसको डायसेंट्री डेवलप हो गई, मतलब उसके स्टूल के अंदर जो है वो ब्लड आ रहा है, उसमें पस आ रही हैं और RBCs भी आ रहे हैं। तो कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? एंटेरो हेमरेजिक इकोलाई। एंटेरो हेमरेजिक इकोलाई जो होता है जो कि O157H7 इसका स्ट्रेन होता है, O157.H7 इसका स्ट्रेन होता है जो कि डायसेंट्री कराता है, जिसमें इन्फ्लामेशन भी होती है, नेक्रोसिस भी होती है, तो ब्लड भी आता है और म्यूकस भी आता है स्टूल के अंदर। ये शीगा की तरह का टॉक्सिन होता है और ये हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम भी करा सकता है, जिसमें पेशेंट का ब्लड एनीमिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है और एक्यूट किडनी इंजरी होती है।
मैकेनिकल हिमोलिसिस जो होती है ना, शिस्टोसाइट्स हमें नज़र आते हैं पेरिफेरल स्मेयर के ऊपर, ठीक है। और ये फर्मेंट भी नहीं करते सॉर्बिटोल को, जस्ट लाइक द अदर इकोलाई। बाकी इकोलाई जो होते हैं वो फर्मेंट करते हैं सॉर्बिटोल को, लेकिन जो एंटेरो हेमरेजिक स्ट्रेन होता है वो इकोलाई वो फर्मेंट नहीं करता है सॉर्बिटोल को। जो एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई होता है ना, वो हीट लेबाइल और हीट स्टेबल टॉक्सिन्स एंटेरोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है और ये ट्रैवलर्स डायरिया कराते हैं। इसमें कोई इन्फ्लामेशन या इन्वेजन नहीं होती है। जो एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई होता है ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को इन्वेट करता है और साथ ये डायसेंट्री कराता है शिगेला की तरह की। इन्वेसिव वाला जो है ना शिगेला की तरह की डायसेंट्री कराएगा, ब्लडी डायसेंट्री कराएगा। लेकिन जो एंटेरोटॉक्सिजेनिक होते हैं ना वो नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया कराते हैं, जिसको हम ट्रैवलर्स डायरिया कहते हैं। इसका एक स्ट्रेन होता है एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई, ठीक है, जो कि आपकी एपिकल सरफेस के साथ अटैच हो जाता है और एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर डायरिया डेवलप हो जाता है एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई की वजह से। 98 MCQ में दिया हुआ है कि बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के बाद न्यूट्रोफिल काउंट आपका ज़्यादा हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा हो जाता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। 5 साल के बच्चे के अंदर मेनिंजाइटिस भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। एक पेशेंट था वो सीरो पॉजिटिव था HIV के लिए, उसको एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो गया। तो जो मिडिल ईयर की इन्फेक्शन होती है HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर वो भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कराता है। अब ICU के अंदर पेशेंट था, उसको CVP लाइन पास हुई हुई थी और साथ हमें जो है ना वो कल्चर के ऊपर ग्रेन्स नज़र आए हैं पॉजिटिव कोकाए के, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाए था, ग्रोथ हुई है ग्राम पॉजिटिव कोकाए की। कैटलेस पॉजिटिव है, कॉगलेस नेगेटिव है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस होता है वो कॉगलेस नेगेटिव होता है, लेकिन कैटलेस पॉजिटिव होता है। जो स्टैफिलोकोकस ऑरियस था वो भी कैटलेस पॉजिटिव भी था और वो कॉगलेस पॉजिटिव भी था, लेकिन जो स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस होता है वो कॉगलेस नेगेटिव होता है, कैटलेस पॉजिटिव होता है। 103 में दिया हुआ है कि अपेंडेक्टमी के बाद येलो ग्रैन्यूल्स हमें नजर आ रहे हैं, एब्सेस बन गई है वहाँ पे वूंड की जगह पे, और वहाँ पे येलो ग्रैन्यूल्स, तो येलो ग्रैन्यूल्स एक्टिनोमाइसिस के अंदर होते हैं और येलो कॉलोनीज आपकी स्टैफ ऑरियस की होती हैं। 24 ईयर ओल्ड मैकेनिक था, उसको डिसयूरिया और यूरेथ्राइटिस डेवलप हो गया, तो क्लाइमीडिया ट्रिकोमेटिस मेल्स के अंदर अगर तो यूरेथ्राइटिस हो रहा है और डिसयूरिया हो रहा है तो क्लाइमीडिया की इन्फेक्शन होगी। स्टैफिलोकोकल जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है इसके अंदर डिस्क्वामेशन ऑफ स्किन हो जाती है, जो इसका टिपिकल फीचर है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का जो टिपिकल फीचर होता है इसमें स्किन की डिस्क्वामेशन हो जाती है। डिफ्थीरिया अफेक्ट करता है आपके CD8 पॉजिटिव सेल्स को। पेनफुल जेनिटल अल्सर्स जो होते हैं वो हीमोफिलस ड्यूक्रियाई के अंदर बनते हैं, इसे कैंक्रोइड भी कहते हैं। जो सिफिलिस था ना उसके अंदर पेनलेस अल्सर्स बनते हैं, लेकिन जो पेनफुल होते हैं ना या तो हर्पीस के अंदर अल्सर बनते हैं या फिर आपके हीमोफिलस ड्यूक्रियाई के अंदर या फिर बैचेट्स डिजीज़ के अंदर। और जो पेनलेस अल्सर्स होते हैं वो लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम क्लाइमीडिया के इन्फेक्शन के अंदर भी पेनलेस होते हैं, सिफिलिस में भी पेनलेस होते हैं, और जो ग्रैनुलोमा इंग्वेनाल जो क्लेप्शियाला की वजह से होता है उसमें भी पेनलेस जेनिटल अल्सर्स होते हैं। सिफिलिस के अंदर लिम्फेडिनोपैथी भी पेनलेस होती है और अल्सर भी पेनलेस होता है। 108 में दिया हुआ एक पेशेंट है, उसको फेशियल एसिमेट्री है, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा हो रही है, अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पा रहा है और क्रॉनिक नेसोफेरेंजियल साइनोसाइटिस हुआ था, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इन्वॉल्व होगा। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया आपकी फेशियल पैल्सी कराता है, साथ ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा भी कराएगा। जो कैप्सूल होता है ना बैसिलस एंथ्रैक्स का, उसको हम स्टेन करते हैं मेफिन स्टेन से, ठीक है। मेफिन स्टेन से हम जो है ना वो स्टेन करते हैं बैसिलस एंथ्रैक्स को, और लॉफलर स्टेन्स को हम यूज़ करते हैं डिप्थीरिया के लिए, ठीक है। डिप्थीरिया के लिए हम लॉफलर्स मीडिया को यूज़ करते हैं और एंथ्रैक्स के लिए हम मेफेन स्टेन को यूज़ करते हैं। 110 में दिया हुआ एक पेशेंट को यूरेथ्रल डिस्चार्ज है और ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, जो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होते हैं वो निजरिया गोनोरिया होता है। गमेटस नेक्रोसिस सिफिलिस का फीचर होती है, गमेटस नेक्रोसिस जो होती है वो सिफिलिस में होती है। 112 में दिया हुआ एक पेशेंट है, उसने किसी नदी से पानी पिया और उसको डायरिया डेवलप हो गया, और 2 बच्चे थे, ठीक है, उनको भी सेम सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, तो इसका मतलब है कि विब्रियो कॉलरा का जो होता है ना वो ऑरोफिकल रूट होता है। अगर आप किसी गंदी जगह का पानी पी रहे हो उससे अगर बाकी लोगों को भी डायरिया डेवलप हो रहा है, जिसका मतलब है कि विब्रियो कॉलरा की इन्फेक्शन हो गई है। एटिपिकल निमोनिया माइकोप्लाज्मा के अंदर होता है। स्कूल के बच्चा था, उसको ब्लडी डायरिया डेवलप हो गया जिसमें म्यूकस भी आ रहा है, तो लाइकली कॉज क्या होगी शिगेला में क्या होता है डिसेंट्री होती है जिसमें आपका ब्लड भी आता है और म्यूकस भी आता है। शिगेला की वजह से जो डिसेंट्री होती है इसमें म्यूकोजा की इन्वेजन होती है, आपकी म्यूकोजा को इन्वेट कर देता है जो शिगेला टॉक्सिन होता है। बैक्टीरियोइडीज़ की इन्फेक्शन के अंदर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। बैक्टीरियोइड्स की इन्फेक्शन का जो करेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि इसके अंदर आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा। एक प्रेग्नेंट वुमन थी, उसको सिवियर डायरिया हुआ है और टम्बलिंग मूवमेंट है ऑर्गेनिज्म की, तो कॉज क्या होगी लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन जो होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर डायरिया कराता है और इसकी टम्बलिंग मोटिलिटी होती है। टम्बलिंग मोटिलिटी लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स की होती है और प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर डायरिया कराता है। अब एक पेशेंट था, उसको सर में दर्द है, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है और उसको ब्रेन ईटिंग अमीबा का केस डायग्नोज हुआ है, तो ब्रेन ईटिंग अमीबा नाइग्लेरिया फोवुलैरी होता है।
बुचर्स हैं वो हाई रिस्क के ओपन है कि इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, बुचर्स के अंदर ब्रुसेलोसिस होती है, बी से बुचर्स एंड बी से ब्रुसेलोसिस। तो बुचर्स के अंदर ज़्यादा जो कॉमन होती है वो ब्रुसेलोसिस होती है, और स्लॉटर हाउस के अंदर भी जो है वो जोनोटिक डिजीज़ या एनिमल की वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो बुचर्स के अंदर जो है वो ब्रुसेलोसिस डेवलप हो जाती है। 120 के अंदर दिया हुआ है कि अगर तो टाइफाइड फीवर हुआ है तो उसके फर्स्ट वीक के अंदर हम ब्लड कल्चर कराते हैं। इसका निमोनिक है बासु। फर्स्ट वीक के अंदर आप ब्लड कल्चर कराओगे, सेकंड वीक के अंदर हम एग्लूटिनेशन टेस्ट या फिर विडाल्स टेस्ट कराते हैं, थर्ड वीक के अंदर हम स्टूल टेस्ट कराते हैं, और लास्ट फोर्थ वीक के अंदर हम यूरिन का कल्चर कराते हैं। उसके बाद 121 में दिया हुआ है कि सिकल सेल एनीमिया था, पेशेंट को कॉर्ड्समैन ट्रायंगल है, ठीक है, ऑस्टियोमिलाइटिस डेवलप हो गया है, और लाइकली कॉज क्या होती है, साल्मोनेला। ऑस्टियोमिलाइटिस जो होता है ना, ऑस्टियोमिलाइटिस सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर साल्मोनेला कराता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा जो ऑस्टियोमिलाइटिस होता है वो स्टैफ ऑरियस की वजह से होता है, लेकिन अगर एक सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट होगा और उसको अगर ऑस्टियोमिलाइटिस डेवलप हो रहा है तो वो साल्मोनेला की वजह से होता है। फीमेल है, उसका गला ख़राब हुआ, उसको वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम डेवलप हो गया, तो कॉज क्या होगी, नेज़रिया मेनिंजाइटिस। जो वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम होता है नेज़रिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। इसमें पेशेंट का गला ख़राब होता है इनिशियल स्टेजेस के अंदर, ठीक है। वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम के अंदर जो है वो नेज़रिया मेनिंजाइटिस की वजह से होगा, और इसमें इनिशियली शॉर्ट होता है। एयरबोर्न प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अंदर ट्यूबरक्लोसिस आती है। टीबी एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एयरबोर्न है लेकिन प्रिवेंटेबल है। टाइफाइड के डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो विडाल्स टेस्ट होता है, और फूड पॉइजनिंग है तो उसमें जो रिलीज़ हुआ है एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। तो जो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो कि एक्सोटॉक्सिन को रिलीज़ करके फूड पॉइजनिंग कराता है, दैट इज़ स्टैफ ऑरियस। स्टैफ ऑरियस अपना एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है और फूड पॉइजनिंग कराता है। अब एक HIV पॉजिटिव पेशेंट था, उसको सर में दर्द है, फोटोफोबिया है, मेनिंजियल इरिटेशन के साइंस हैं, और हेलो अराउंड द ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस जो होता है ना वो एक फंगस होता है जो कि HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर मेनिंजाइटिस कराता है। इसके अंदर हमें हेलो अराउंड ऑर्गेनिज्म नज़र आता है, और सिल्वर स्टेन से हम इसे स्टेन करते हैं। जो ब्रेन एब्सेस होती है ना, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की वजह से बनती है। रूमेटिक फीवर जो होता है वो ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। जो ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस होता है इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी कहते हैं, और ये रूमेटिक फीवर कराता है। ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस को हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी कहते हैं, और ये रूमेटिक फीवर कराता है। और इसका एसोटाइटिस इनिशियली जो होता है वो ज़्यादा होता है, और बाद में इसके लिए फिर हम थ्रॉट कल्चर या फिर ब्लड कल्चर कराते हैं, जो कि डेफिनेटिव टेस्ट होता है। 128 में दिया हुआ एक पेशेंट को पेनलेस आपने ये बात याद रखनी है, अगर पेनाइल अल्सर होगा, साथ लोकलाइज लिम्फेडिनोपैथी है, और लिम्फेडिनोपैथी भी उसकी पेनलेस है और रबरी है, और पाम्स के ऊपर अगर आपको रैश मिल रहा है, पाम्स और सोल्स के ऊपर, तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी सिफिलिस डेवलप हो गई है। जो प्राइमरी सिफिलिस होती है उसमें आपको पेनलेस और कोई इचिंग भी नहीं होती है, और अल्सर डेवलप होता है। जो सेकेंडरी सिफिलिस होती है ना, इसमें रैश भी डेवलप हो जाता है आपकी पाम्स और सोल्स के अंदर, और जो टर्शरी सिफिलिस होती है वो फिर एसिम्प्टोमेटिक होती है। और जो लेट सिफिलिस होती है इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं, या कार्डिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं, जिसे हम टेप्स डॉर्सालिस वगैरह कहते हैं।